आप अलग अलग विचार, अलग अलग उसमें आगे क्या करना है ये सब सीख पाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है गणित का, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि आपने गणित की किताब ली और उसके सवालों को हल कर दिया, आपने उससे आगे की सोच को विकसित करना है। और यदि आपकी यह सोच विकसित होगी तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब आप आज का वीडियो देखिए। आइए, हमने गुणनखंडों के बारे में पढ़ा था, उसकी दोहराई करते हैं। क्या आप 60 के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? स्वीटी ने कहा कि जिन संख्याओं की गुणा से हमें 60 प्राप्त होता है वे 60 के गुणनखंड हैं। 1 गुणा 60 बराबर 60, 2 गुणा 30 बराबर 60, 3 गुणा 20 बराबर 60, 4 गुणा 15 बराबर 60, 5 गुणा 12 बराबर 60, 6 गुणा 10 बराबर 60। यदि हम इससे आगे चले तो हमें 10 गुणा 6 बराबर 60 प्राप्त होगा, 12 गुणा 5 बराबर 60 प्राप्त होगा। और इस प्रकार आप देखते हैं कि इन संख्याओं को हम पहले ही लिख चुके हैं। 15 गुणा 4 भी 60 के बराबर होता है, 20 गुणा 3 भी 60 के बराबर होता है, 30 गुणा 2 भी 60 के बराबर होता है और 60 गुणा 1 भी 60 के बराबर होता है। परंतु हमें इन संख्याओं को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और हम कह सकते हैं स्वीटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 60 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60 हैं। उसका जवाब बिल्कुल सही है। क्या और कोई तरीका है जिससे हम 60 के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए। राजू ने बताया, जिन संख्याओं से 60 पूरी तरह विभाजित होता है 60 के गुणनखंड हैं। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? राजू ने जवाब दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 60 पूरी तरह विभाजित होता है और ये 60 के गुणनखंड हैं। बिल्कुल सही, दोनों का जवाब सही है। हम विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके भी 60 के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड और गुणज के बारे में हमने पढ़ा था। आइए उनकी महत्वपूर्ण बातों को हम दोहराई करते हैं। एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंडों का एक गुणज होती है। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। अब हम अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग सीखेंगे। आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा है। 60 किस किस की गुणा से प्राप्त हो सकता है? 2 और 30 की गुणा से प्राप्त हो सकता है। इसमें 2 एक अभाज्य संख्या है और 30 भाज्य संख्या है। अब हम 30 को किन दो संख्याओं की गुणा लिख सकते हैं जिसमें एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या हो? वे 3 और 10 हैं। 3 यहाँ अभाज्य संख्या है और 10 एक भाज्य संख्या है। हम भाज्य संख्या को टुकड़ों में तब तक बांटते रहेंगे जब तक हमें अभाज्य संख्याएं ना प्राप्त हो जाएं। यदि हम 10 की गुणा करें तो 2 गुणा 5 होगा। अब हमारे पास सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं और हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5
60 के बराबर है। हमारे पास 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल उस संख्या के बराबर होता है। उसके लिए हमें विभाज्यता के नियमों को याद रखना है। आइए आज हम आगे चलते हैं और महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मैं से लिखते हैं, वो ज्ञात करते हैं। इसे हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर का मतलब है सार्वगुणनखंड। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मैं से या HCF भी लिखते हैं। 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं। उसके बाद हम 48 के गुणनखंड लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। यदि हम इन दोनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड निकालते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले 1 दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और अंत में 6 दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं। 18 और 48 के सार्वगुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं और इन सभी में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 6 है। हम कहेंगे 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक या HCF 6 होगा। इसे हम दूसरा इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 18 को अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। जब हम 2 से भाग करेंगे हमारे पास 9 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 9 2 से भाग नहीं होता। उसके बाद हमारे पास अभाज्य संख्या 3 है। जब 9 को 3 से भाग करेंगे हमारे पास 3 आएगा और जब हम दोबारा 3 से भाग करेंगे हमारे पास 1 आएगा। इस प्रकार विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके हमें अभाज्य संख्याओं से भाग करते रहना है। हमारे पास 48 है। सबसे पहले हम देखते हैं यह 2 से विभाज्य है। 2 से भाग करने पर भागफल 24 आएगा। 2 से हम दोबारा भाग करें तो भागफल 12 प्राप्त होगा। उसके बाद 2 से हम करते हैं, भागफल 6 होगा। 2 से भाग करने पर हमारे पास भागफल 3 होगा। अब हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करने पर हमारे पास भागफल 1 होगा। इस प्रकार जब तक हम 1 प्राप्त नहीं करते, इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं से हम भाग करते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 18 हमारे पास 2 गुणा 3 के बराबर है और 48 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के बराबर है। इनमें 2 और 3 हमारे पास एक जैसे अभाज्य गुणनखंड हैं। हम कहेंगे 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक या HCF 2 गुणा 3 6 होगा। इस प्रकार आप 18 और 48 के गुणनखंडों द्वारा या अभाज्य संख्याओं के द्वारा HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दैनिक जीवन में महत्तम समापवर्तक या HCF का प्रयोग देखेंगे। हमारे पास 1 लीटर और 1.5 लीटर पानी की 2 बोतलें हैं। ऐसे बड़े से बड़े माप बताइए जो दोनों बोतलों के पानी को पूरा पूरा माप देगा। सबसे पहले हमें देखना है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है और 1.5 लीटर 1500 मिलीलीटर के बराबर है। हमें बड़े से बड़ा माप ज्ञात करना है जो दोनों को भाग करता हो और वह हमारा
HCF या महत्तम समापवर्तक होता है। सबसे पहले हम 1000 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। यदि हम 1000 को 2 से भाग करते हैं, भागफल 500 होगा। 500 2 से दोबारा विभाज्य है और भागफल हमारे पास 250 होगा। उसके बाद हम 250 को जब 2 से भाग करते हैं, भागफल 125। हम देखते हैं कि 125 2 और 3 से विभाज्य नहीं है। हम 5 से विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हुए भागफल 25 निकालते हैं। 25 को जब 5 से भाग देते हैं, 5 भागफल आएगा और 5 को 5 से भाग देने पर भागफल 1 आएगा। इसी प्रकार 1500 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। आप इन अभाज्य गुणनखंडों को देख सकते हैं। उसके बाद हम इन अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। 1000 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 1500 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हम देखते हैं दोनों संख्याओं में एक जैसे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हैं। हमारे पास HCF 500 होगा। हम कह सकते हैं बड़े से बड़ा माप 500 मिलीलीटर है, जो दोनों बोतलों के पानी को पूरा माप देगा। इस प्रकार आप गणित को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हम इंग्लिश में LCM कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। 2 या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा, जिसे हम लघुत्तम या निम्नतम कहते हैं, वो गुणज होता है। संक्षेप में इसे लय या LCM भी लिखा जाता है। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम 12 के गुणज लिखते हैं। 12 को 1 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 और इस प्रकार उसके बाद 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। इन गुणजों का कोई भी अंत नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए कुछ गुणज लिख लेते हैं। उसके बाद हम 18 के गुणज लेंगे। 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126। अब हम इनके कुछ सार्वगुणज ज्ञात करते हैं। हमने 3 सार्वगुणज यहाँ दिखाए हैं। सबसे पहले आप देखिए 36, उसके बाद 72 और उसके बाद 108। हम देखते हैं ये हमारे प्रथम 3 सार्वगुणज हैं। हमें इनमें से सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात करना है, जो हमारा 36 है। हम कह सकते हैं 12 और 18 का LCM 36 होगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी हम LCM या लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3 संख्याएं 40, 48 और 45 लेते हैं और इनका LCM निकालते हैं। सबसे पहले हम 40 के अभाज्य गुणनखंड लेंगे, जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 हैं। उसके बाद 48 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 हैं। 45 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 अधिकतम 4 बार आया है, जो 48 में है। अभाज्य गुणनखंड 3 अधिकतम 2 बार 45 में आया है और अभाज्य गुणनखंड 5 केवल 1 बार 40 और 45 दोनों में है। इसके लिए अधिकतम बार आने वाले अभाज्य संख्याओं को हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, जो हमारे पास 720 होगा। एक अन्य विधि के द्वारा हम LCM को निकालते हैं। यहाँ हम 40, 48 और 45 को इकट्ठा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम
अभाज्य संख्या 2 से देखते हैं। 40 को भाग करने पर 20, 48 को भाग करने पर 24 प्राप्त होगा। 45 2 से भाग नहीं होता, उसे हम 45 ही लिखेंगे। उसके बाद दोबारा हम देखेंगे 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। 20 को भाग करने पर 10 और 24 को भाग करने पर 12 प्राप्त होगा। 45 को हम उसी प्रकार लिखेंगे। उसके बाद हम 2 से भाग करते हैं। 10 को भाग करने पर 5 और 12 को भाग करने पर 6 प्राप्त होगा। इसी क्रम को हम दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारे पास अंत में एक एक न आ जाए। हम देखते हैं हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 720 प्राप्त होगा। आइए अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा एलसीएम का दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं। एक मेंढक एक बार में 4 इकाई कूदता है और दूसरा 6 इकाई कूदता है। बताइए दोनों एक स्थान से कूदना शुरू करें तो कम से कम कितनी इकाई की दूरी पर मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 मेंढक बैठे हैं और हमारे पास दूरी दर्शाई गई है। सबसे पहले हम एक मेंढक को देखते हैं। उसने 4 इकाई, फिर 4 इकाई और फिर 4 इकाई पर कूद लगाई और वह अंक 12 पर पहुंच गया। उसके बाद दूसरे मेंढक ने 6 इकाई और 6 इकाई की 2 छलांग लगाई और वह भी 12 इकाई की दूरी पर कूद गया। हम देख सकते हैं दोनों ही 12 इकाई की दूरी पर मिलेंगे। इसे हम एलसीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। 4 और 6 का जब हम एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं दैनिक जीवन में एलसीएम के प्रयोग के उदाहरण किए जा सकते हैं और हमारे पास जो दूरी थी वो 12 इकाई थी। अब आपने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के जो उदाहरण देखे हैं उनकी सहायता से आप स्वयं करें। धन्यवाद।